Let us start with next question. Question number 9. A physical quantity is given by x equal to m raised to a, l raised to b, t raised to c. The percentage error in measurement of m, l, t are alpha, beta and gamma respectively. The maximum percentage error in the quantity x is. Simple question है. x ये आपको बोला है m raised to a, right? m raised to a, l raised to b and t raised to c, l raised to b and t raised to c. Maximum percentage error आपको पूछा है. How do you find out percentage error? Delta x by x into 100 equal to a delta m by m into 100 and plus क्या? Plus b delta l by l into 100 plus c delta t by t into 100. आपको बोला है एरर इन मास कितना बोला है? अल्फा. क्वेश्चन अगर पढ़ोगे अच्छे से, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर अल्फा बीटा एंड गामा. तो डेल्टा m by m into 100 कितना है? अल्फा. डेल्टा l by l into 100 कितना है? बीटा. और डेल्टा t by t इज गामा. तो c गामा. तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा परसेंट कितना आना चाहिए? a अल्फा, b बीटा एंड c गामा. राइट. Next question. The period of oscillation of a simple pendulum in the experiment is recorded as 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second respectively. The average absolute error is. तो आपको पता है how to find out average absolute error? पहले तो absolute error find करना पड़ेगा. मतलब डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5. तो डेल्टा A1 अगर फाइंड करना है तो उसके लिए पहले चाहिए मीन वैल्यू. तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? मीन वैल्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज मीन वैल्यू. तो इसको साइड में रखते हैं फिलहाल एंड लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज मीन वैल्यू. तो मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए अब ये टाइम बोला है तो आप इसको डेल्टा टी भी बोल सकते हो, उसको टी एम भी बोल सकते हो. T is time period और M is mean. Doesn't matter. नोटेशन कैसे यूज कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता. यू कैन जस्ट से AM also, कोई प्रॉब्लम नहीं है. AM क्या क्या वैल्यूज थे आपके पास? 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 1 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5. 5 रीडिंग है तो डिवाइडेड बाय 5. तो ये मिल जाएगा आपको मीन वैल्यू. सर अब इसको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे. सिंपल है. इट इज सिंपल. सी ये ऐसे क्वेश्चंस हम लोग इसलिए ले रहे हैं सो दैट यू लर्न हाउ टू डू कैलकुलेशंस. रिमेंबर जेईई नीट जैसे एग्जाम्स में लॉग बुक नहीं मिलता है. रिमेंबर दिस. ओके. लॉग जहां जरूरत होगी दे के रखेंगे वैल्यू. मे बी दे विल गिव यू एनीवेज, बट नहीं दिया तो क्या करेंगे? ये 0.63 है, ये 0.71 है और यहाँ पे 0.6 है आखिरी में. 3, 6 and 1 राउंड ऑफ 10 होता है. तो पहले कौन से नंबर को ऐड करोगे? 2.63 को ऐड करोगे 2.71 में. क्यों आखिरी के नंबर देखो, यहाँ 3 है. लुक, दिस इज 3, दिस इज 6, 6 plus 3 9, 9 plus 1 10. राइट. तो जो पहले राउंड ऑफ आखिरी के नंबर 10 हो रहे हैं उसको पहले ऐड करना. राइट. तो कैलकुलेशन में गड़बड़ कम होगा. तो अगर मैं 2.63 में 2.71 ऐड करता हूँ, एक काम करो ये 1 इसमें ऐड कर दो. कितना हो गया? 2.64. 2.64 में 2.7 ऐड करोगे तो कितना होता है? 2.64 में 2.7 ऐड करोगे तो कितना होगा? 5.34. अब मतलब बेसिकली इसका काम और इसका काम हो गया.
अब 2.56 ऐड कर लो इन दोनों में, तो 5.34 में क्या ऐड करोगे? 2.56, करेक्ट। तो क्या आएगा? 7.9, राइट। 7.9 में 2.8 ऐड कर लो, करेक्ट। 10.70 कौन बच गया? 2.42। तो 10.70 में 2.42 टू 13.12, तो 13.12 आ गया आपके पास टोटल एडिशन। तो 13.12 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2.604 है 40, 2.620, ठीक है 2.62 तक लिखते हैं, डजंट मैटर, क्या 2.62 तक लिखो, 620 लिखते तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। एंड एज आई टोल्ड यू, हमारे कैलकुलेशन सही है या गलत समझ में कैसे आता है? एवरेज वैल्यू कभी भी पांचों रीडिंग, 5 रीडिंग है, 5 रीडिंग का मीन मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगा। पांचों रीडिंग का मिनिमम कौन सा था? 2.42, मैक्सिमम कितना था? 2.8, तो 2.42 और 2.8 के बीच में आया क्या? यस, इन बिटवीन है, यस, तो करेक्ट है, राइट। ये मिल गया आपको मीन वैल्यू। तो अगर मुझे अब एरर निकालना है, तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 ये सब फाइंड करना पड़ेगा। मतलब आपको इन सब को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, A1, A2, A3, A4, A5 सबको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मीन वैल्यू में से। So you will have to keep subtracting all this from mean value. तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 ये सब हमको करना है, राइट। 2, 2, 3, 3, 4 एंड 4 और एक रह गया, वो अगले पेज पे करेंगे। What is AM? 2.62. What is A1? 2.63, राइट। तो हम क्या लेते हैं? मॉड। So what is 2.62 minus 2.63? माइनस 0.01, लेकिन हम क्या लेते हैं? मॉड, तो कितना आ गया? 0.01। देन 2.62 में से सेकेंड रीडिंग 2.56, कितना आएगा? कितना आएगा? 0.06। 2.62 में से तीसरा रीडिंग 2.71, कितना आएगा? 42, ठीक है 42, कितना आएगा? 42 माइनस करोगे तो 0.20। अब डेल्टा A4, A मीन 2.62 था और A4 2.71 है, 0.09, 0.09। अरे 71 और 62 में डिफरेंस कितना होता है? हाँ, तो फिर 2.62 में से 2.7 माइनस कितना आएगा? माइनस 0.09। उसका मॉड लिया तो क्या आएगा? 0.09। अब आखिरी आपके पास रह गया डेल्टा A5। A5 क्या था? 2.80। 2.62 में से 2.80 गया तो कितना? 0.18। तो आपके पास डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5 है। तो व्हाट इज द मीन वैल्यू नाउ? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 कब तक? डेल्टा A5 तक। मैं थोड़ा आलसी हूँ इसलिए मैं हर एक चीज नहीं लिखता हूँ, तो समझ लेना। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 अपॉन 5। तो देन ये आ जाएगा आपका A मीन। अब ऐड करो, ऐड करना कौन सा डिफिकल्ट है? 0.01 प्लस 0.06 इज 0.07। 0.07 में 0.2 ऐड हुआ तो 0.27। 0.27 में आप ऐड कर रहे हो 0.09,
तो 0.36, 0.36 में 18, 0.54, तो यह आ जाएगा 0.54 डिवाइडेड बाय 5। ऊपर 55 आता तो 0.11 होता, राइट। 55 है क्या? नहीं, तो फिर क्या आएगा ये 0.1, आगे 0, आगे 8, 108, 5 8 40, राइट। 0.54 अपॉन 5 is 0.108। ये आ गया आपका डेल्टा ए मीन। हमको फाइंड क्या करना था? हमको एवरेज एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। तो आ गया ना एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ये है ना एवरेज एब्सोल्यूट एरर, करेक्ट। तो 0.108 रफली 0.11, मैंने बताया ना 0.55 होता डिवाइड बाय 5 तो कितना होता 0.11। हमने एग्जैक्ट किया तो हमारा आंसर एग्जैक्ट है, अगर एग्जैक्ट नहीं करते तो क्या आता 0.11। डन, खत्म क्वेश्चन। बिफोर वी गो अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। फॉर्मूला आपको पता है, आपको पूछा था एवरेज एब्सोल्यूट एरर। एवरेज एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 प्लस डेल्टा ए3 प्लस डेल्टा ए4 प्लस डेल्टा ए5 अपॉन 5। लेकिन डेल्टा ए1 फाइंड करने के लिए आपको पहले चाहिए मीन वैल्यू, तो am माइनस ए1 इज डेल्टा ए1, am माइनस ए2 इज डेल्टा ए2। तो पहले क्या फाइंड किया हमने? मीन वैल्यू। फिर हमने क्या फाइंड किया? एब्सोल्यूट एरर इन ईच वैल्यू, ईच इंडिविजुअल रीडिंग। वो मिलने के बाद हमने क्या फाइंड किया? एवरेज ऑफ ऑल द एरर्स। डन। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशंस में टाइम जाता है, दैट्स इट। और हमारा आंसर ज्यादा एग्जैक्ट है 0.108, और यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट दिया है 0.11। 0.1 नहीं लिख सकते, रिमेंबर। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट था 0.01, तो कम से कम डेसिमल के बाद 2 नंबर लिखने पड़ेंगे, नहीं तो 0.1 और 0.11 यू मे गेट कंफ्यूज। लुक एट द रीडिंग, 2.63, 2.42, 2.56, मतलब आपके जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेकेंड तक का है। तो आंसर में कम से कम डेसिमल के बाद 2 नंबर दिखने चाहिए। अगला क्वेश्चन, लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर। अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? तो अब ये थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो मैं अभी इंट्रोड्यूस कर दूंगा इसको। तो सबसे पहले यू शुड हैव बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट इज रेजिस्टेंस। सुना है ये वर्ड? क्या होता है रेजिस्टेंस? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पूरा आइडिया आया कहाँ से, पहले वो समझ लेते हैं, तो धीरे धीरे बेसिक्स ऑफ फिजिक्स भी डेवलप होगा। इफ यू नो एनी एटम, एटम में होता है न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए मेटल्स, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है? मेटल। क्यों होता है? दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप सोचोगे एवरीथिंग, चाहे वो ये पेन हो, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, बाय द वे इट इज मेड अप ऑफ मेटल, चाहे वो वुड हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, अल्टीमेटली सब तो बने हैं मॉलिक्यूल से या एटम से। मॉलिक्यूल किससे बना है? एटम से। एटम किससे बने हैं? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से। तो बेसिक लेवल पे हर एक सब्सटेंस में क्या है? एटम। एटम में क्या है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा क्यों हुआ कि कुछ some elements are conducting and others are non conducting? तो ये डिपेंड करता है लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। लास्ट शेल को आप बोलते हो वैलेंस शेल, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको बोलते हो वैलेंसी। तो अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब एटम, उसमें अगर लास्ट शेल में 1 या 2 या 3, 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं गुड कंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि जो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम है, एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत दूर है। बहुत दूर मतलब किलोमीटर से नहीं आता है यहाँ पे, यहाँ बहुत दूर मतलब 10 पावर माइनस -10 -9 मीटर।
राइट, कंपैरेटिवली, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पास में है ना, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स दूर है। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 2 8 18, है ना, राइट। इसका मतलब दो चीजें हैं, एक तो जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर है कंपेयर टू अंदर के इलेक्ट्रॉन। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास में है और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर है। तो आपको पता है न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन की रिपल्शन, अट्रैक्शन। तो सेम टाइप के चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है उसका और न्यूक्लियस के साथ क्या होना चाहिए था, अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव। लेकिन मेटल्स में ये जो इलेक्ट्रॉन से थोड़े दूर है, करेक्ट, तो अट्रैक्शन कम हो गया, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होता है। ये धीरे धीरे, पहले चैप्टर का पर्पज ही ये है कि स्लोली स्लोली आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो। पूरा नहीं भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ। मैं फॉर्मूला बता के छोड़ सकता था, हाँ ऐसा फॉर्मूला है, सॉल्व कर लो, डन, पर थोड़ा बेसिक फिजिक्स भी बिल्ड करो। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस फोर्स क्या हो गया, कम, राइट। और अंदर जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, आपको पता है ना, 2 और 8, तो ये ऑर्बिट्स है स्टेबल, कंप्लीटली फिल्ड। तो ये इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, न्यूक्लियस और जो अंदर के शेल है जो कंप्लीटली फिल्ड है, इसको हम बोलते हैं कोर ऑफ एटम। मैंने क्रॉस क्यों मारा, क्रॉस इसलिए किया क्योंकि जब हम करंट की बात करते हैं तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसी काम के नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं, लास्ट शेल से। तो अगर करंट होगा, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल के हैं, लास्ट शेल के। तो अंदर के हमारे कुछ काम के है क्या, नहीं। इसको हम बोलते हैं कोर ऑफ एटम। देन अब क्योंकि ये जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे इसका अट्रैक्शन कम है न्यूक्लियस के साथ, तो थोड़ा भी एनर्जी मिल गया तो ये चल रही है, फ्री हो गई, राइट। रिमेंबर, एनर्जी किसने दिया, हमने नहीं दिया। कहाँ से आया, सराउंडिंग में हीट है ना, हमको भी तो गर्मी लगती है ना, क्यों लगती है गर्मी, क्यों लगता है, बहुत गर्म हो रहा है, गर्मी में बहुत गर्म हो रहा है, क्यों, सराउंडिंग में हीट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर कभी भी हॉट रीजन से कोल्ड रीजन पे जाता है। तो हमारा बॉडी अगर कम टेम्परेचर पे है, सराउंडिंग अगर हाई टेम्परेचर पे है, तो सराउंडिंग में हीट कहाँ जाएगा, हमारे पास, राइट, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रख दी फ्रिज से निकाल के बाहर, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, नहीं ठंडा तो पहले था, बाद में गर्म होगा ना, पहले ठंडा था वो, फिर हीट सराउंडिंग से उसको मिल गया, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर इसका बढ़ गया, इसका कोल्ड ड्रिंक का, राइट, करेक्ट। उल्टा भी होता है, उल्टा भी होता है, एकदम गर्म चाय करके रख दो, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो ठंडा होगा, तो यहाँ पे चाय से सराउंडिंग में गया हीट, तो हीट एक्सचेंज होता है। तो बेसिकली ये जो वायर्स हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे वायरिंग किया है, तो ये तो सराउंडिंग में, सराउंडिंग से हीट लेगा, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कहाँ गया एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, इलेक्ट्रॉन ने लिया और वो फ्री हो गया। अब एज अ पार्ट ऑफ नोटेशन याद रखना, थोड़ा थोड़ा सा हमको फिजिक्स में भी आगे बढ़ना है, सिर्फ M1 L2 T-2 करते नहीं रहेंगे, हमको थोड़ा फिजिक्स में भी आगे बढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे, इट इज अ स्लो प्रोसेस। अब ये जो भी बचा हुआ पार्ट था, एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बच गया, अंदर का न्यूक्लियस, बाकी इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम बोलते हैं आयन। आयन पता है आपको, आयन, व्हाट इज आयन, यू नो व्हाट इज आयन, ION, सुना है, सुना है, सुना है कि नहीं, तो अभी केमिस्ट्री में भी सुनोगे, मैं बता देता हूँ आपको। इन जनरल एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट। मतलब
प्रोटॉन कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है? मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो एटम के पास रिजल्टेंट नेट चार्ज कितना है? 0। लेकिन अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन गया। सपोज पहले 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन गया, तो अब कितने प्रोटॉन है? 10। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9। तो ज्यादा चार्ज कौन सा है? प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन। रिमेंबर, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव आयन है। ओके, रिमेंबर दिस, ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव आयन। तो ये जो मैं रेड कलर के डॉट यहाँ पे शो कर रहा हूँ ना, रेड कलर के बॉल्स, व्हाट आर दिस बॉल्स? चार्ज पार्टिकल्स। कौन से चार्ज पार्टिकल? पॉजिटिव आयन्स। आयन्स क्यों बने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, तो ज्यादा चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो इसे क्या बोलते हैं? इसको पॉजिटिव आयन। करेक्ट। देन बाकी का डिटेल हम बाद में सीखेंगे, अभी फिलहाल जो जरूरत है उतना ही देखेंगे। तो जब अब मैं एक वायर बनाता हूँ या एक मेटल का रॉड बनाता हूँ, तो उसमें बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स है, और पॉजिटिव आयन्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया था? फ्री हो गया था। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। यहां तक क्लियर? पक्का? राइट। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? ड्यू टू गेन ऑफ एनर्जी। उसको एनर्जी मिल गया, तो एनर्जी लेके वो फ्री हो गया। लेकिन फ्री होके कहाँ गया? कहीं नहीं गया, मटेरियल के अंदर ही है। एटम छोड़ दिया उसने, है ना? एटम छोड़ दिया। होता है ना, बहुत लोग नाराज होकर घर छोड़ के जाते हैं, सिटी छोड़ के नहीं जाते। वो नाराज होके गया, घर छोड़ा है, शहर वही है, राइट? एटम छोड़ के गया, तो यहाँ पे एक कम हो गया, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव आयन बन गया। और ये इलेक्ट्रॉन अभी भी मटेरियल के अंदर ही है। अब मटेरियल के अंदर है तो कुछ तो करेगा ना, क्या करेगा? घूमेगा यहाँ पे। हम भी तो वही करते हैं, घर से नाराज होके निकले, कहाँ जाना है पता नहीं, घूमते रहते हैं। पुअर जोक, सॉरी, लेकिन याद ऐसे ही रहता है। तो फिजिक्स समझने के लिए रियल लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो अब मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो ये बैटरी के नेगेटिव से कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव। राइट, राइट। लेकिन इतना इजी नहीं है। एनर्जी अगर इसके पास है, कहाँ से मिला? सराउंडिंग से। तो ये जो बाकी बचा हुआ आयन था, उसको भी तो एनर्जी मिलेगा। लेकिन वेट, ये आयन में बहुत कुछ है। क्या क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स भी हैं यहाँ पे। तो ये बहुत हैवी है। ये इलेक्ट्रॉन अकेला था, जहां मन चाहा वहां गया। लेकिन ये आयन हेवी है, तो ये बेचारे जा नहीं सकते। तो क्या करते हैं? ये वाइब्रेट होते रहते हैं। एनर्जी मिल गया ना, तो ये भी वाइब्रेट होंगे। दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग एट देयर ओन पोजीशन। इलेक्ट्रॉन को जाना था, लेकिन यहाँ पे आयन वाइब्रेट हो रहा है, तो क्या होगा? दिक्कत होगी ना जाने में। ये जो दिक्कत होती है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। करेक्ट, राइट। अब लॉजिकली सोचो, जितना मैं लेंथ बढ़ाऊंगा उतने ज्यादा आयन्स होंगे, और जितना लेंथ बढ़ेगा, जितने ज्यादा आयन्स होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। करेक्ट, गुड। अब अगर मैं लेंथ की जगह पे एरिया बढ़ा देता, कंडक्टर का एरिया ही बढ़ा दिया मैंने, इससे क्या होगा? अब ये जो आयन्स का डिस्टेंस है ये बढ़ गया, राइट? तो फिर अभी प्रॉब्लम कम हो गई, राइट? अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा? कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको आप बोलते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये याद रखो। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो अभी आपको पता है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है,
तो मैं क्या लिखूंगा, कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट लिखते हो सिग्मा, सॉरी रो, इसको रो बोलते हैं। ये जो रो है इसको एक नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट, या फिर और एक नाम है रेजिस्टिविटी। तो इसके दो नाम है, राइट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। हमें पूछा है डायमेंशंस ऑफ, किसके डायमेंशंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो अब मुझे रो के डायमेंशन निकालने, तो रो इज आर ए बाय एल, सिर्फ ए को शिफ्ट कर दिया, एल को भी शिफ्ट कर दिया। तो रो के डायमेंशन अगर फाइंड करने हैं तो आपको लगेंगे रेजिस्टेंस के डायमेंशंस, आपको चाहिए होगा ए का डायमेंशन, आपको चाहिए होगा एल का डायमेंशन। अब रेजिस्टेंस के डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो पहले देखना पड़ेगा। V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V बाई आई, राइट, बट रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाई आई। आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्पियर है, एम्पियर, यस, करेक्ट। तो आई के तो मिल जाएंगे, V के कैसे निकालोगे, वर्क अपॉन 4। तो ये फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, फॉर द टाइम बीइंग हम लोग V के जो डायमेंशंस है वो एज इट इज यूज कर लेंगे और बाद में हम देखेंगे कैसे डिराइव होता है। तो V मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, ये आता है वर्क अपॉन चार्ज। व्हाट इज वर्क, एनर्जी, एनर्जी, व्हाट इज चार्ज, यू नो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी याद है आपको, उसमें करंट था, चार्ज नहीं था, राइट। तो फिर आपको ये याद होना चाहिए करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या आएगा, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। और वर्क क्या है, वर्क है एनर्जी। तो अब अगर मुझे आर के डायमेंशंस चाहिए तो मुझे वी के डायमेंशंस चाहिए। वी के डायमेंशंस क्या आएंगे, एनर्जी के डायमेंशंस अपॉन किसके डायमेंशंस, करंट के डायमेंशंस, और किसके डायमेंशंस, टाइम के डायमेंशंस। एनर्जी के डायमेंशंस क्या होता है, m1 l2 t माइनस 2। करंट के डायमेंशंस क्या होता है, a1। टाइम क्या होता है, t1। तो सॉल्व करो, क्या आएगा, क्या आएगा, m1 l2 t माइनस 3 और a माइनस 1, राइट। ये आ गया आपके पास V के डायमेंशंस। हमें किसके चाहिए थे, R के डायमेंशंस। R क्या था, V अपॉन I, V अपॉन I। V के डायमेंशंस क्या है, m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1, और ये वापस से a, करंट ऊपर जाके क्या होगा, माइनस 2। तो m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 2, ये मिल गया आपको डायमेंशंस किसके, R के। हमें फाइंड क्या करना था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। रो के डायमेंशंस जो होते हैं वो आता है R का डायमेंशंस इनटू A का डायमेंशंस अपॉन लेंथ का डायमेंशन। R का डायमेंशंस आ गया m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 2, और साथ में क्या है A क्या है, लेंथ रेज टू 2, नीचे क्या है L क्या है, लेंथ रेज टू 1, ऊपर टोटल लेंथ रेज टू 4, नीचे लेंथ रेज टू 1, तो लेंथ रेज टू 3। तो m1 l3 t माइनस 3 a माइनस 2, m1 l3 t माइनस 3 a माइनस 2, m1 l3 t माइनस 3 a माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए, राइट। वापस मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं लेवल अप किया है यहाँ पे, थोड़ा सा, राइट। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। ये रो को क्या बोलते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका दूसरा नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, करेक्ट। देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। तो अगर मुझे डायमेंशन चाहिए रो के तो मुझे आर के डायमेंशन पहले निकालने हैं। व्हाट इज आर, वी अपॉन आई। व्हाट इज वी, वर्क अपॉन चार्ज। व्हाट इज चार्ज, करंट इनटू टाइम, और वर्क क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी के डायमेंशंस क्या थे, m1 l2 t माइनस 2, करंट के डायमेंशंस a रेज टू 1, टाइम के डायमेंशंस t रेज टू 1। तो यहाँ से v के डायमेंशन मिल गए आपको m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1।
V अपॉन I इज रेजिस्टेंस, तो V मिल गया, I तो पता ही है, I क्या है A, तो ये A ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो टोटल कितना हो गया -2। तो आपको रेजिस्टेंस के डायमेंशन मिल गए, क्या मिल गए M1 L2 T-3 A-2। अब ये रेजिस्टेंस के डायमेंशन और पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशन एक जगह पे लिख लो, आगे बहुत काम में आएगा। देन रो इज RA/L, तो सबको सॉल्व करके मिल गया M1 L3 T-3 A-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, if velocity, force and time are taken to be fundamental quantities, find dimensional formula for mass। तो याद होगा कल भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमको याद है इस वेलोसिटी फोर्स एनर्जी ये फंडामेंटल लिया था और डायमेंशन फाइंड किए थे मास के। आज भी वैसा ही है, सिर्फ वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम है। कल क्या था वेलोसिटी फोर्स एंड एनर्जी, आज क्या है वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम। तो सेम प्रोसेस है, एग्जैक्टली सेम। तो मास विल डिपेंड ऑन वेलोसिटी रेज टू x, फोर्स रेज टू y एंड टाइम रेज टू z। तो मास इज इक्वल टू सम कांस्टेंट v रेज टू x, f रेज टू y, t रेज टू z। मास के डायमेंशन मतलब m रेज टू 1, k के डायमेंशन होते नहीं है, वेलोसिटी के डायमेंशंस L1 T-1 रेज टू x, फोर्स मतलब M1 L1 T-2 रेज टू y और t रेज टू 1 रेज टू z। तो यह आएगा आपके पास m रेज टू 1, यह आएगा L रेज टू x t रेज टू -x, m रेज टू y L रेज टू y t रेज टू -2y और t रेज टू z। जिसका जिसका बेस सेम है उन सारे के सारे पावर्स का एडिशन होगा। तो m रेज टू 1 लेफ्ट हैंड साइड पे, L रेज टू x प्लस y, L रेज टू x प्लस y। एक काम करते हैं, पहले हम लिख लेंगे m, और यहाँ पे भी हम m है, L नहीं है और t भी नहीं है, तो क्या लिखोगे L0 T0, L0 T0। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में m का क्या क्या पावर है वो भी देख लो। तो क्या क्या पावर है m का, एक ही है m रेज टू y, m रेज टू y, करेक्ट। और देन t रेज टू -x -2y और प्लस z, t रेज टू -x -2y और प्लस z। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ पे जो y का m का पावर है और यहाँ पे m का पावर है सेम आना चाहिए, तो y इक्वल टू 1। देन x प्लस वाई इक्वल टू 0, लेकिन y था 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। देन -x -2y प्लस z इक्वल टू 0, मतलब z इक्वल टू x प्लस 2y। सिर्फ शिफ्ट कर दिया, x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है +1, -1 + 2 इज 1। तो ओवरऑल x की वैल्यू आ गई -1, y की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू भी है 1। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, याद है, याद है क्या, k what raised to what, m equal to k, v raised to x, f raised to y, t raised to z। तो m equal to k, x की वैल्यू कितनी आई -1, फोर्स y की वैल्यू कितनी आई 1 और 1, तो v -1 f1 t1, v -1 f1 t1, ऑप्शन नंबर बी, v -1 f into t, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following ratios is not rations
इट शुड बी रेशोस। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशोस एक्सप्रेस प्रेशर, तो इनमें से कौन सा प्रेशर के डायमेंशंस देगा, ऐसा क्वेश्चन है। अब दो मेथड है, दोनों बता देता हूं मैं। दोनों बेसिकली दोनों में से एक फास्टर है, एक स्लोअर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर के डायमेंशंस मतलब फोर्स के डायमेंशंस अपॉन एरिया के डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशंस m1 l1 t-2 और एरिया मतलब l2। ये ऊपर जाएगा तो होगा -2, मतलब आ जाएगा m1 l-1 t-2। आपको पूछा है इन चारों में से कौन सा प्रेशर के डायमेंशंस देगा, मतलब कौन प्रेशर रिप्रेजेंट करता है। देन हम देखते हैं कितने मेथड हो सकते हैं, विल सी एक एक करके। और कभी भी एकदम एग्जैक्ट माइंडसेट में मत जाना, ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा नहीं होता है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स। तो सेम अगर सोच के चलोगे नहीं मुझे ऐसा ही करना है तो टाइम ज्यादा जाएगा। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी के डायमेंशंस आपको पता है m1 l2 t-2 अपॉन वॉल्यूम इज L3। तो क्या आ गया m1 l-1 t-2। तो हमारा पहला ही आंसर करेक्ट आ गया, राइट, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर ए, यही आएगा आंसर। देन नहीं आता तो फिर बी चेक करते, फिर सी चेक करते और डी चेक करते, राइट, करेक्ट। देन ये मेथड 1 है, मेथड 2 भी है, मेथड 3 भी है, तो दोनों देखते हैं। ये कौन सा था, ये था मेथड नंबर 1। मेथड 2 में क्या करोगे, मेथड 2 में आप यूनिट्स चेक करोगे। प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स न्यूटन है और नीचे एरिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम लिखा है आपने, एनर्जी मतलब पता है क्या होता है, पता है, वर्क डन, वर्क इज आल्सो एनर्जी, करेक्ट। व्हाट इज वर्क, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज वर्क, फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब। फोर्स होता है न्यूटन में, डिस्टेंस होता है मीटर में, और एल क्यूब मतलब मीटर का क्यूब। तो क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। ये आ गया मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 3 भी सोच सकते हो, यू कैन थिंक ऑफ मेथड नंबर 3 आल्सो, सिंपल है, यही है वो, इज द सेम मेथड, सिर्फ यूनिट्स के यहाँ पे फॉर्मूला बना लो। मेथड 3, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी मतलब वर्क अपॉन वॉल्यूम, वर्क मतलब क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस बोल सकते हो। और आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है डिस्टेंस का क्यूब, मतलब डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। डिस्टेंस का क्यूब मतलब क्या, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस डिस्टेंस कैंसल, फोर्स अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। ये क्या आ गया आपके पास, प्रेशर। तो 3 मेथड है, डायमेंशंस, यूनिट्स एंड फॉर्मूला, राइट। तीनों में से कोई भी यूज कर लो, डन। तो हाउ टू बेसिकली प्रिपेयर फॉर फिजिक्स, ये जो पहला चैप्टर है इसमें जैसे जैसे नया नया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर के डायमेंशन, रजिस्टिविटी के डायमेंशन, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला, तो ये आपको एक सेपरेट पेज पे नोट डाउन करते जाना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज 11th में आगे जाके वापस आएंगे और हम उसको डिराइव भी करेंगे, राइट। तो यू शुड रिमेम्बर दिस। अब अगला क्वेश्चन 21, if
x equal to 3yz square, find dimensions of y in MKSA, कुछ नहीं है, MKS सिस्टम है वो. if x and z are dimensions of capacity and magnetic field respectively. तो ये कैपेसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपको दोनों ही नहीं पता. मैग्नेटिक फील्ड पता है क्योंकि स्टेट बोर्ड में हुआ था, कैपेसिटी पता नहीं, तो ये हम लोग आगे जाके करेंगे वापस. अगला क्वेश्चन ये सिंपल है. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी NU. व्हाट इज NU? कल ही बताया था, नंबर एंड यूनिट. फॉर एग्जांपल 10 मीटर, तो n is 10 and m is u. For example 20 seconds, n is 20 and u is s second. n is numerical value and u is unit. Then which of the following relation is true? D. लिख दिया nu equal to constant. nu equal to constant का मतलब आपको पता ना, nu equal to constant है, तो n equal to constant by u. तो n is inversely proportional to u. तो क्या था इसमें? नथिंग. ऑप्शन नंबर B. So let's go ahead to one of the remaining questions. 19 नंबर का क्वेश्चन मिस हो गया तो अभी कर लेंगे. The dimensions of Planck's constant are the same as that of. पहले तो ये Planck's constant क्या होता है वो समझ लेते हैं. लाइट मतलब वेव, उसको हम बोलते हैं फोटोन. पता है, सुना है वर्ड फोटोन? सुना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोन? हमको ऐसा लगता है जब हमने लाइट स्टार्ट किया, मतलब ट्यूबलाइट स्टार्ट किया, हमको लगता है कि यहाँ से लाइट कंटिन्यूअसली आ रहा है लाइक अ वेव. बट इन रियलिटी जब आप एक ट्यूबलाइट स्टार्ट करते हो तो उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं. मेनी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ये जो हर एक पैकेट ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं फोटोन. जैसे ही लाइट स्टार्ट किया, बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी, मतलब फोटॉन्स इमिट हो रहा है, और हर एक फोटोन का एनर्जी होता है E इक्वल टू h nu. nu इज फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग नोटेशंस है. जैसे मैंने कल बताया था टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड. और एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन को क्या बोलते हो? फ्रीक्वेंसी. वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन है. उस फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन को आप f से डिनोट करते हो. ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है. डायमेंशन दोनों के सेम है, डायमेंशन में कोई डिफरेंस नहीं है. किसका डायमेंशन क्या था? t⁻⁻1. एग्जाम में भी पूछा था मैंने आपको. ये फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम, तो t⁻⁻1. वो फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी डायमेंशनली सेम है. डायमेंशनली बोथ आर सेम, सिर्फ नोटेशन अलग है. इसको नू बोलते हैं, इज कॉल्ड एज नू, राइट. ये जो कांस्टेंट होता है इसको बोलते हो प्लैंक्स कांस्टेंट. तो अब एक नया फॉर्मूला आपको पता लगा. एनर्जी ऑफ फोटोन कितना? h नू. h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. और नू क्या है? फ्रीक्वेंसी, राइट. हमें पूछा है डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर सेम एज दैट ऑफ. तो पहली बात तो वर्क नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? व्हाट इज h? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. वर्क खुद ही एनर्जी है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्क नहीं हो सकता क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. एनर्जी मतलब क्या? वर्क अपॉन फ्रीक्वेंसी. तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? वर्क अपॉन फ्रीक्वेंसी. तो वर्क तो नहीं होगा. तो पहले इसके हम लोग डायमेंशंस फाइंड कर लेते हैं. एनर्जी के डायमेंशंस m1 L2 T-2. फ्रीक्वेंसी के T-1. ये ऊपर जाएगा तो आएगा आपके पास m1 L2 T-3. अब T1, ठीक है, T1 T-1 खोज लो. -1. वेरी गुड. तो m1 L2 T-1. लीनियर इम्पल्स. पता है मैंने बताया था आपको इम्पल्स. मैंने आपको क्रिकेटर का एग्जांपल भी दिया था, राइट. तो इम्पल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम. फोर्स होता है m1 L1 T-2 और T1. तो क्या आ गया? m1 L1 T-1. तो सेम है क्या? सेम है? नहीं, सेम नहीं है. करेक्ट. तो सेम नहीं है
तो ऑप्शन नंबर ए आएगा क्या? नहीं। दूसरा तो नहीं आएगा। तीसरा क्या है? लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मोमेंटम के आपको डायमेंशन निकालने हैं तो मास और वेलोसिटी के डायमेंशन फाइंड करो। मास मतलब m1, वेलोसिटी मतलब l1 t-1। तो आया क्या? नहीं आया, राइट? नहीं आया। देन मैंने तो पहले बता दिया था आपको स्टेट बोर्ड में कि मोमेंटम और इम्पल्स एक ही चीज है, याद है? चेंज इन मोमेंटम से इम्पल्स। हमने ये भी बोला था कि जो डायमेंशन मोमेंटम के हैं वही इम्पल्स के हैं। मतलब लॉजिकली ट्रिक्स कैसे फाइंड होते हैं। वर्क तो नहीं था, इम्पल्स भी नहीं आया तो मोमेंटम भी नहीं आया, तो बचा कौन? तो ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। फिर भी हम सॉल्व करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम इज mvr। तो एंगुलर मोमेंटम l और m के डायमेंशंस, v के डायमेंशंस और r के डायमेंशंस। m के डायमेंशन मतलब m⁻⁴ v के डायमेंशन मतलब l1 t-1 और r मतलब वापस से l1। तो ये आ गया m1 l2 t-1। तो आया क्या ये? यस। ऑप्शन नंबर डी।